बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे बड़ी खबरों के साथ करेंगे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार होली से पहले जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार अक्सर कहते आ रहे हैं कि उनका परिवार राजनीति में नहीं आएगा, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब राजनीति में आने वाले हैं और मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। निशांत कुमार को जेडीयू में नंबर 2 की भूमिका में दी जा सकती है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने ऐसे संकेत दिए हैं कि होली के पहले निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दो कि निशांत कुमार पिता नीतीश कुमार की तरह ही इंजीनियर है। उन्होंने बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। निशांत सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। निशांत कुमार बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं और फिर सत्ता की चकाचौंध से काफी दूर रहते हैं। आपको बता दो कि नीतीश कुमार जेडीयू के सर्वमान्य नेता है। हालांकि पार्टी में नंबर 2 कौन होगा इसे लेकर के जेडीयू में सहमति नहीं बन पाती है। दोस्तों नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जहां जेडीयू नेताओं के बाद मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी ने इसकी मांग कर दी है। जहां बिहार के मुख्यमंत्री को भारत रत्न मिला नहीं, लेकिन मांझी की मांग पर सियासत सुलगने लगी है। आरजेडी ने जीतन राम मांझी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए लालू प्रसाद यादव का नाम आगे कर दिया, तो फिर जेडीयू ने कहा कि पुरस्कार नीतीश कुमार के पीछे दौड़ता है। इस बीच बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की वकालत कर दी है। जब गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंदुस्तानी एवं मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है, जब उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न या फिर उसके समान पुरस्कार की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि विघ्न बाधाओं के बीच नीतीश कुमार ने बिहार का नाम रोशन किया और उन पर किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या फिर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उन्होंने बिहार के विकास को गति दी है, लेकिन मांझी की मांग पूरी होने से पहले राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी राजद ने मांझी की मांग को राजनीति से प्रेरित बताया है। दोस्तों बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक बेटी ने अपनी मां पर ही देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगा दिया है। ये शर्मनाक मामला बिहार के गया जिला का है, जब बेटी ने आरोप लगाया है कि जब वो ये सब काम करने के लिए मना करती थी तो फिर उसकी मां उसे पीटती थी। जी हाँ, अपने ही परिवार में धोखा खाने वाली 8वीं क्लास की ये लड़की अब सिस्टम से लड़ रही है। कानूनी मदद के लिए ये लड़की दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ये मामला बिहार के गया जिला के बुनियादीगंज थाना क्षेत्र का बताया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भी लड़की देह व्यापार के लिए मना करती तो फिर उसकी माँ उसे बुरी तरीके से पीटती थी। जब लड़की के लिए ये हालात पिता की मौत के बाद पैदा हुए हैं। जब पीड़िता की शिकायत के मुताबिक पिता के दुनिया से चले जाने के बाद कुछ महीने बाद ही उसे जन्म देने वाली माँ ने ही उसे गलत काम करने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ, शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मना करने पर उसे नशे का इंजेक्शन तक दिया जाता था। पीड़िता को दवा भी खिलाई जाती थी। पीड़िता जब इस जुल्म से आजीज आ गई तो फिर उसने किसी तरह घर से भाग करके गांव की महिलाओं को इस बारे में बताया। महिलाएं उसे लेकर के बुनियादीगंज थाना पहुंची, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। दोस्तों कल बिहार में 76वें गणतंत्र दिवस पर हर ओर झंडा उत्तोलन की धूम देखी गई। सभी जगहों पर पूरे बिहार में पूरे देशभक्ति की भावनाओं से तिरंगा लहराया जा रहा था। ऐसे में बिहार के बेगूसराय में राष्ट्र ध्वज के अपमान की घटना सामने आई है। जब मामला बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड मनरेगा कार्यालय की है, जहाँ पर मनरेगा पदाधिकारी की रस्सी खींचते ही झंडा नीचे गिर गया। जहाँ 10 मिनट बाद दोबारा झंडा बांध करके झंडा उत्तोलन किया गया। जब प्रखंड मुख्यालय सहित सभी कार्यालय में झंडा उत्तोलन के बाद सबसे अंतिम में प्रखंड मनरेगा कार्यालय में समारोह होना था। जब इसके लिए प्रखंड प्रमुख, थानाध्यक्ष और फिर सांसद प्रतिनिधि सहित अन्य जनप्रतिनिधि और फिर अधिकारी मौके पर पहुंचे। जब सभी लोग राष्ट्रगान के लिए अलर्ट मोड में आ गए थे। जब इस बीच जब प्रखंड मनरेगा पदाधिकारी सुबोध कुमार ने झंडा उत्तोलन के लिए रस्सी खींची तो फिर पूरा झंडा नीचे गिर गया। लोग इसे मनरेगा पदाधिकारी की लापरवाही और फिर तिरंगे का अपमान बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले भी मनरेगा कार्यालय में ऐसी घटना हो चुकी है। जब इस संबंध में मनरेगा पदाधिकारी से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। दोस्तों
राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 24 जनवरी को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राज्य के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। जब पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार को धनखड़ की अगवानी करने में नीतीश कुमार की असमर्थता इस बात का संकेत है कि जदयू प्रमुख की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि मुख्यमंत्री अब प्रोटोकॉल का पालन करने में सक्षम नहीं है, वह उपराष्ट्रपति का स्वागत करने में विफल रहे, वे अचेत अवस्था में है। आपको बता दूं कि धनखड़ पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए समस्तीपुर में थे। ठाकुर को एक साल पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और फिर नित्यानंद राय सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नीतीश कुमार इस समारोह में अनुपस्थित रहे। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के लिए समस्तीपुर का दौरा किया। इससे पहले 23 जनवरी को अनंत सिंह के मामले पर सीधे नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने घेरा था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री होश में नहीं है। दोस्तों, बिहार सरकार की ओर से गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई को लेकर के कई तरह की योजनाएं शुरू कर दी गई है ताकि आर्थिक कमजोरी किसी भी बच्चे की शिक्षा में बाधा न बने। इन्हीं योजनाओं में बिहार में मुफ्त लैपटॉप योजना भी शामिल है। यह योजना के तहत बिहार के उन छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, हम आपको इसके बारे में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि बताने वाले हैं। आपको बता दूं कि फ्री लैपटॉप योजना के पीछे बिहार सरकार की मंशा गरीब परिवार के बच्चों को भी तकनीकी शिक्षा से जोड़ना है। योजना के तहत बिहार के कुशल युवा प्रशिक्षण में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद लैपटॉप दिया जाता है ताकि बच्चे इसके माध्यम से अपनी ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सके और फिर आत्मनिर्भर बन सके। यह योजना के तहत बिहार सरकार की ओर से कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई है जिसका पूरा करना जरूरी है। योजना के तहत लैपटॉप योजना का लाभ केवल उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो 10वीं या फिर 12वीं पास कर चुके हैं। यह लाभुक पूर्ण रूप से बिहार का अस्थायी निवासी होना जरूरी है। योजना का लाभ वही ले सकेगा जो कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। वहीं पर सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत बिहार के 30 लाख युवाओं तक इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको देना जरूरी है। वह आधार कार्ड, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, 12वीं कक्षा का मार्कशीट, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, इस तरह से ये सारे आपको दस्तावेज देने होंगे। दोस्तों, बिहार में जमीन माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी। इसको लेकर के बिहार पुलिस जल्द ही एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है। इसके स्वरूप की घोषणा भी जल्द की जाएगी। इस विशेष टास्क फोर्स का प्रमुख डीएसपी रैंक के एक अधिकारी को बनाया जाएगा। इसकी सतत मॉनिटरिंग एसपी एवं आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। ये टास्क फोर्स सीआईडी के अंतर्गत काम करेगा। इसका मुख्य कार्य थाना स्तर पर मौजूद जमीन के माफिया, खास करके बड़े माफियाओं को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करना होगा। जमीन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पहली बार पुलिस महकमा इस तरीके की व्यवस्था करने जा रही है। आपको बता दूं कि बिहार में मौजूद करीब 1300 थानों में पहले वैसे थानों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर जमीन विवाद से संबंधित मामले सबसे ज्यादा हैं। साथ ही साथ जिन इलाकों से जमीन को लेकर के बड़ी संख्या में गोलीबारी या फिर मारपीट या फिर हत्या होती है, इन थानों को चिन्हित करके यहाँ के तमाम जमीन विवाद से जुड़े हुए मुद्दों की तफ्तीश की जाएगी। इनमें शामिल माफियाओं को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय जिला में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापिका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे छात्रों से प्रैक्टिकल परीक्षा में नंबर बढ़ाने के बदले रिश्वत लेते नजर आ रही है। आपको बता दूं कि ये मामला बिहार के बेगूसराय जिला के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नया टोला कल्याणपुर का है। वहीं पर आरोप है कि प्रधानाध्यापिका प्रगति कुमारी ने छात्रों से 3 विषयों में नंबर बढ़ाने के लिए हर छात्र से 1400 रुपए करके रिश्वत मांगी है। यह वायरल वीडियो में एक छात्र उन्हें पैसे देते हुए दिखाई दे रहा है और फिर पैसे कम करने की बात भी कहा जाता है। जहाँ किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, शेयर कर दिया, जिसके बाद ये तेजी से वायरल हो गया है। वहीं पर वीडियो के वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया। इसके बाद बेगूसराय के जिला अधिकारी तुषार सिंगला ने प्रधानाध्यापिका प्रगति कुमारी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही साथ उनके खिलाफ विभागीय जाँच के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। दोस्तों, बिहार के पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल ने तिरंगा झंडा फहराया। जब आपको बता दूं कि देश में कल 76वें गणतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। जब बिहार में भी गणतंत्र दिवस की काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी गणतंत्र दिवस पर पटना के गांधी मैदान तिरंगा झंडा फहराया। इस मौके पर बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ी घोषणा की है और कहा है कि इस साल सरकार 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी। साथ ही साथ 34 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार
सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीते सालों में करीब 9 लाख लोगों को नौकरियां दी गई है। यह साथ ही शिक्षा, महिला सशक्तिकरण समेत हर क्षेत्र में सरकार ने काम किया है। बिहार के राज्यपाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में पहले स्कूलों और फिर शिक्षकों की संख्या कम थी, इसलिए बड़ी संख्या में स्कूल खोले गए हैं। उनकी आधारभूत संरचनाओं को भी मजबूत किया गया है। नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। नियोजित शिक्षकों की परीक्षा लेकर के सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। साल 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और फिर नगर निकाय में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की शुरुआत की गई है। वर्तमान में पुलिस में महिलाओं की संख्या 30,000 है, जो कि देश में सबसे अधिक है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा बीजेपी को कर्पूरी ठाकुर का असली अनुयायी बताया है, जिसको लेकर के आरजेडी के सांसद संजय यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। शनिवार को पटना में एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान आरजेडी सांसद ने कहा कि सम्राट चौधरी या फिर कोई भी बीजेपी नेता या नीतीश कुमार की सोच में कर्पूरी ठाकुर की सोच का 1% अंश है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे 1978 में जब उन्होंने आरक्षण लागू किया, आज वे उनके अनुयायी बन रहे हैं। सांसद संजय यादव ने आगे कहा कि कर्पूरी ठाकुर समाजवाद और फिर धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े प्रकार थे। जब क्या भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता को मानती है? उसके इस बयान में ही मतभेद है। क्या ये सच नहीं है कि जब कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में आरक्षण लागू किया, उसके बाद से बीजेपी और फिर उस वक्त के ऐसे लोग जिनको समाजवाद, दलितों, पिछड़ों के उभार से परेशानी थी, वही लोग आज कर्पूरी ठाकुर का नाम जप रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये सच नहीं है कि आरक्षण विरोधी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने गठबंधन करके जो 65% आरक्षण हमने बढ़ाया, उसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाल करके बीजेपी कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर रही है। सांसद ने कहा कि सम्राट चौधरी या फिर पार्टी या नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के विचारों के समर्थक है, तो फिर अति पिछड़ा का आरक्षण जो तेजस्वी के कार्यकाल में 18% से बढ़ा करके 25% हुआ, उसको उन्होंने रोक क्यों रखा है? कोर्ट में उलझा रखा है। क्या ये सच नहीं है? दोस्तों, बॉलीवुड की वो अदाकारा जो एक समय में अपनी खूबसूरती, अपने बोल्ड अंदाज को लेकर के चर्चा में रहती थी, अब उन्होंने संन्यास की दीक्षा ले ली। हम बात कर रहे हैं ममता कुलकर्णी की, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन, बाजी जैसी सफल फिल्में दी है। हालांकि फिर वे अचानक फिल्में छोड़ करके केनिया शिफ्ट हो गई थी, केनिया देश। इसके बाद ममता कुलकर्णी 24 साल बाद महाकुंभ के लिए भारत लौटी, तो यहाँ आकर के उन्होंने सब मोह माया त्याग करके संन्यास की दीक्षा ले ली। अब वो एक किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है। जहाँ एक्ट्रेस ने अपना पिंड दान करके महामंडलेश्वर की उपाधि ली, जहाँ किन्नर अखाड़े की अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें दीक्षा दी है। वहीं महामंडलेश्वर बनने के बाद अब उनका नया नाम श्री या माई ममतानंद गिरे रखा गया। इसी बीच अब ममता के किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बनने के बाद हर किसी के मन में यही सवाल उठता है कि क्या अब ममता कुलकर्णी भी किन्नर बन गई? ममता कुलकर्णी किन्नर बन गई है? तो वहीं पर कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है। तो आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता भी किन्नर बन गई है, तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। किन्नर अखाड़ा में शामिल होने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है। वह व्यक्ति जो कि सनातन किन्नरों में आस्था रखते हैं, वो इस अखाड़े से जुड़ सकता है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि बाकी अन्य 13 अखाड़े जैसे कि कठिन साधना, तपस्या भी इस अखाड़े में नहीं होती है। अब सवाल है कि वो इतना बड़ा फैसला क्यों किया, संन्यास क्यों लिया? तो आपको बता दूं कि उन्होंने इस बारे में बात करते हुए ममता कुलकर्णी ने बताया है कि ये सब महाकाल आदिशक्ति की इच्छा शक्ति है। जब मुझसे कल ही महामंडलेश्वर बनने के बारे में पूछा गया, इसके बाद इस पर सोचने के लिए मैंने बस 1 दिन का समय लिया कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं। जब मुझे पता चला है कि किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर में किसी चीज की बंदिश नहीं है, आप स्वतंत्र रह सकते हो, धार्मिक रूप से कुछ भी कर सकते हो, तब मैंने महामंडलेश्वर बनने का फैसला किया। ये बिल्कुल ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री की तरह है। जैसे ही ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद आपको कॉलेज से सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही इसमें भी महामंडलेश्वर सर्टिफिकेट होता है कि आपने 23 साल तक तपस्या की है, मेरा ये अवार्ड है।
दोस्तों हमारे बिहार में मछली पालन काफी जोरों से होता है। जब मछली पालन कमाई का अच्छा विकल्प है, जब मछली की डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो चलिए आपको हम मछली पालन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। आपको बता दूं कि मछली पालन से अच्छा मुनाफा लेने के लिए मछली पालन कैसे करें, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मछली तालाब की आवश्यकता होती है। कल तो टैंक में मछली का पालन किया जा सकता है, जिसके लिए प्लास्टिक टैंक आते हैं, जो सरकार टैंक पर सब्सिडी देती है। इसके अलावा तालाब पर भी सरकार की तरफ से सब्सिडी लोन आदि लिए जाते हैं। मछली पालन के लिए ये भी पता होना चाहिए कि मछली पालन के लिए कौन सी बेस्ट मछली है, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों सर्दियों के जाने का वक्त अब आ गया है और फिर अब 10वीं और 12वीं के छात्राएं एग्जाम शेड्यूल को लेकर के तरह तरह के पैंतरे लगा रहे हैं। ऐसे में बिहार बोर्ड ने भी परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान पहले ही कर दिया है। जहां पर 1 फरवरी से बिहार बोर्ड अपनी परीक्षाएं कराने जा रहा है, तो फिर वहीं पर इसे लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बच्चे हिस्सा लेते हैं। परीक्षा 1 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाली है। वहीं पर इंटर की बोर्ड परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगी। जब परीक्षाओं के लिए बोर्ड लगभग सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। इस परीक्षा के लिए विभाग ने 38 जिलों में 1585 केंद्र बनाए हैं। इस परीक्षा में कुल 29,94,781 परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में आपको परीक्षा के दिशा निर्देश पहले ही जान लेनी चाहिए। आपको बता दो कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2 पालियों में होगी। जब पहली पारी की परीक्षा समय 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक रहेगा, तो वहीं पर दूसरी पारी की परीक्षा 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक परीक्षा दे पाएंगे। ऐसे में परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय सुबह 9 बजे तक किया जाएगा, तो फिर वहीं पर दूसरी पारी के लिए परीक्षा 1:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। जब विभाग ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि छात्र छात्राएं परीक्षा के वक्त जूते मोजे पहन करके ना आए। इस बार जूता मोजा पहनने का अलाउ नहीं है। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड में कोई भी गलती या फिर करेक्शन की गुंजाइश है, तो फिर वे अपना एक वैलिड ID प्रूफ अपने साथ परीक्षा केंद्र पर लेकर के आए। छात्र को अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर फोटो वाली बैंक पासबुक पहचान पत्र के तौर पर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों बिहार सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के नया दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को वेतन लेवल तब मिलेगा जब उनके पास परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जिन शिक्षकों के पास PRN नहीं होगा उनका वेतन रोका जा सकता है। इसको लेकर के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दूं कि PRN एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन खाते को ट्रैक करने के लिए दी जाती है। ये नंबर व्यक्ति के पेंशन खाते से जुड़ी सभी गतिविधियों और फिर लेन देन को मॉनिटर करने में मदद करता है। यह संख्या पूरे जीवन भर के लिए मान्य होती है और फिर इसके आधार पर शिक्षक को विभिन्न भत्ते जैसे कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता आदि मिलते हैं। दोस्तों आरजेडी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के अधिकार मिल जाने के बाद से तेजस्वी यादव अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी में नीतिगत फैसले लेने का अधिकार मिलते ही उन्होंने कहा कि काम न करने वाले पार्टी में पद पाने की उम्मीद न करें। विधायकों तो उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी है कि जिन्होंने काम नहीं किया या जो नहीं कर रहे हैं उनके टिकट भी काटे जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपने समय में मुस्लिम यादव जातियों का समीकरण बनाया था, जब शुरू के दिनों में इस समीकरण का असर भी दिखा। बिहार में अगर 15 साल तक लालू राबड़ी ने राज किया, तो फिर इसके पीछे ये MOI समीकरण की ताकत ही थी। जब पर समय के साथ ये समीकरण अपनी आभा खोता दिख रहा था। जब बिहार में 2005 से बदलाव की जो बयार चली हुई 2010 तक इतनी बेगवान थी कि आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गया। जब नीतीश कुमार ने 2015 में लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया, तब जाकर के आरजेडी को पूर्ण जीवन मिला। 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव जेल में थे, जब चुनाव में उनकी भौतिक उपस्थिति नहीं थी। जब तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान बैनर पोस्टर से भी लालू प्रसाद यादव को दूर रखा। तेजस्वी यादव के पास 80 विधायकों की विरासत थी, इसीलिए उन्हें खासी कामयाबी मिली। 75 विधायकों के साथ विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर के उभरा। अपनी इसी ताकत से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भी 2022 में अपने साथ कर लिया। बिहार में 17 महीने तक आरजेडी भी सत्ता में शामिल रहा। उसी समय हुए सरकार के रोजगार संबंधित फैसले को तेजस्वी यादव ने अपनी उपलब्धि बताते फिर रहे हैं।
दोस्तों बिहार में मोकामा गोलीकांड को लेकर के विपक्षी दलों ने बिहार सरकार पर हमला तेज कर दिया है। आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, जब उनके शासन में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मीसा भारती ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को टिकट देकर के उन्हें विधायक बनाया था और फिर यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अनंत सिंह की गौशाला से दूध भी ज्यादा था। मीसा भारती ने आगे कहा कि ये मामला पूरी तरीके से पारिवारिक है और फिर प्रशासन को इसे सही तरीके से उजागर करना चाहिए। एक विधायक का पति सरेंडर कर रहा है तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है तो फिर एनडीए नेता पुराने मामलों का हवाला देते रहे हैं, जबकि आज के समय में अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह द्वारा ये कहा जाने पर कि अनंत सिंह को टिकट आरजेडी ने दिया था। मीसा भारती ने पलटवार करते हुए कहा है कि अनंत सिंह को पहले ललन सिंह ने विधायक बनाया था। अगर तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट दिया तो फिर ललन सिंह प्रचार क्यों करने गए। मीसा भारती ने यह भी सवाल उठाया है कि केंद्रीय मंत्री को अनंत सिंह और फिर उसकी पत्नी का प्रचार नहीं करना चाहिए था। इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है और फिर विपक्षी दल लगातार नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसी योजना में से एक है पीएम मित्र पार्क। इस पार्क योजना के तहत देश में विभिन्न जगहों पर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाना है। यह गिरिराज सिंह केंद्रीय कपड़ा मंत्री है और फिर वे बिहार के बेगूसराय जिले से आते हैं। लेकिन जब पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से पूछा कि बिहार में टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं है, तो इस पर गिरिराज सिंह गुस्सा हो गए और क्राइटेरिया का हवाला दिया और कहा कि ये नेगेटिव सवाल है। आपको बता दें कि दिल्ली में पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से पूछा कि आप लोगों के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम मित्र पार्क के तहत अपने 7 राज्यों को चुना। आप बिहार से आते हैं लेकिन बिहार को एक भी पार्क नहीं मिला। बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नहीं, सवाल नहीं उठाने का है। जिसने जो वो क्राइटेरिया पूरा किया उसको दिया और आगे फिर से दूसरा बनेगा। यार ऐसा नेगेटिव सवाल क्यों करते हो, ये कहना है गिरिराज सिंह का। जैसे कि आपको पता है कि गिरिराज सिंह अक्सर हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बात करते हैं और उन पर जब विकास पर सवाल किया जाता है तो गुस्सा हो जाता है। दोस्तों बिहार की जमीन जो कि भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, यहाँ पर न केवल धार्मिक और फिर सांस्कृतिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी दुनिया को एक अद्वितीय धरोहर दी है। यह बिहार के वैशाली बिहार का वह स्थान है जहाँ पर सबसे पहले लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। ये नगर जिसकी स्थापना लिच्छवियों द्वारा की गई थी, लगभग 2500 साल पहले दुनिया का पहला गणराज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। बिहार का वैशाली का इतिहास न केवल भारतीय बल्कि विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण है। ये वह स्थान है जहां पर प्राचीन काल में लोकतंत्र की अवधारणा का जन्म हुआ और जहां लोगों के विचारों, इच्छाओं और फिर अधिकारों का सम्मान किया जाता था। वैशाली में लिच्छवियों ने एक ऐसी शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी जिसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय लिए जाते थे। ये प्राचीन गणराज्य एक उदाहरण था जिसमें शासन न केवल राजा या फिर शासक के हाथों में था बल्कि लोग भी उसमें भागीदारी करते थे। बिहार का वैशाली गणराज्य केवल प्रशासनिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि उसकी संसद की संरचना से भी अनूठा था। यह माना जाता है कि वैशाली में दुनिया की सबसे पुरानी संसद थी, जहां एक प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत शासन होता था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधि एकत्रित होते थे। जैसे आजकल की संसद में बहस और फिर चर्चा होती है, ठीक वैसे ही वैशाली में भी नई नीतिगत पर विचार विमर्श किया जाता था और फिर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता था। वैशाली का गणराज्य न केवल प्राचीन भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक था बल्कि ये समग्र रूप से दुनिया भर के देशों के लिए लोकतंत्र की एक प्रभावशाली प्रेरणा भी बना। ये दर्शाता है कि लोकतंत्र का विचार और प्रचलन केवल पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं था बल्कि एशिया के एक छोटे से हिस्से में भी इसकी जड़ें प्राचीन काल से फैली हुई थी। इस प्रकार वैशाली न केवल बिहार बल्कि समूचे विश्व यानी कि पूरी दुनिया भर के लिए लोकतंत्र की सबसे पहली पुरानी और फिर सशक्त पहचान बनी। दोस्तों देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है, जब पूरे देश में रिपब्लिक डे का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच
दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया गया। साथ ही साथ विभिन्न प्रदेशों की झांकियां निकली। इसी क्रम में करीब 8 साल बाद कर्तव्य पथ पर बिहार की मनमोहक झांकी देखने को मिली, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया है। जहाँ दिल्ली में एक कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान बिहार की झांकी प्रदर्शित की गई। बिहार की झांकी बिहार के ज्ञान और फिर शांति की समृद्ध परंपराओं का जश्न मनाती दिखती है। जहाँ झांकी में भगवान बुद्ध को ध्यानमग्न धर्मचक्र मुद्रा में दिखाया गया है, जो कि शांति और सद्भाव का प्रतीक है। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में 5 बड़े बदलाव की घोषणा की है। इन बदलावों का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और आसान बनाना है। नंबर 1, डिजिटल रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, अब से जमीन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन हो जाएगी। इसमें सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। ये पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएंगे। नंबर 2, आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य। यह नई प्रक्रिया के तहत अब संपत्ति रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से संपत्ति रजिस्ट्री ना कर सके। वहीं पर नंबर 3, रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग। जहाँ रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने के लिए अब रजिस्ट्रेशन के दौरान खरीदार और विक्रेता की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी और इससे किसी भी विवाद की स्थिति में इसे प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग से ये सुनिश्चित होगा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई भी पक्ष अपनी बात को बदल ना सके और फिर किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी के प्रयास को रोका जा सके। नंबर 4, ऑनलाइन फीस भुगतान। जहां अब रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान पूरी तरीके से डिजिटल माध्यम से होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के जरिए शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। ये कदम नगद लेन देन को समाप्त करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नंबर 5, प्रक्रिया का सुधार और पारदर्शिता। सभी बदलाव का मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और फिर भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। इन बदलावों के लागू होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुधार होगा, जो कि नागरिकों को जल्दी और फिर प्रभावी सेवा प्रदान करेगा। दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने कि नालंदा जिले में 4 प्रमुख नदियों पर चेक डैम बनाने का निर्णय लिया है। इन चेक डैम का निर्माण गोइठवा, पंचाने, नोईनान और फिर जिराइन नदियों का पर किया जाएगा। इन परियोजनाओं से बिहार शरीफ, नगर, नौसा और पटना के दनियावा प्रखंड के हजारों किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और फिर उनका कृषि कार्य सुलभ हो सकेगा। ये योजना बिहार सरकार की 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना है। जब परियोजनाओं के लिए 4 करोड़ 34 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है और फिर ये किसानों की जीवन में बड़े बदलाव लाने वाली है। दोस्तों, मोकामा गोलीकांड पर नीतीश सरकार के मंत्री और जेडीयू के महासचिव अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए बाहुबली और पूर्व विधायक आनंद सिंह का बचाव किया है। अशोक चौधरी ने दावा किया है कि आनंद सिंह का कानून का पालन किया है। जहां अगर कोई गोली चलाएगा तो फिर सेल्फ डिफेंस में कदम उठाना पड़ता है। कानून का पालन करके जेल गए हैं, जो कि न्याय निर्णय होगा, उनका अनुपालन करेंगे। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि कई मौके पर जनप्रतिनिधि से बार बार लोगों की ओर से आग्रह किया जाता है, इसलिए जनता के दबाव में क्षेत्र में पहुंचना पड़ता है। मोकामा कांड पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि किसी के ऊपर अगर कोई गोली चलाएगा तो सेल्फ डिफेंस कदम उठाना पड़ता है। आनंद सिंह तो अपने क्षेत्र के लोगों जनता की सुरक्षा में गए थे और फिर कानून का भी पालन किया है। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव समेत अन्य कांग्रेस नेता बोल रहे हैं, उन्हें अपने शासन को याद करना चाहिए। जो लोग सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उसके खिलाफ आनंद सिंह मजबूती के साथ खड़े रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने कानून का पालन किया है। जो हालात थे उसमें एक जनप्रतिनिधि की तरह उन्होंने कानून का भी अनुपालन किया है। दोस्तों, पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था और आने वाले चुनाव में भी ये मुद्दा रहने वाला है। अब इसी को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के कल्चर पर बड़ा हमला बोला है। अपने कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम में तेजस्वी यादव 17 महीने की सरकार में लाखों नौकरी देने का दावा करते रहते हैं, जब विजय सिन्हा ने कहा है कि राजद का कल्चर ही ऐसा है कि जो लोगों को पलायन का मंत्र देता है। रोजगार छीनना और फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना ही लालू तेजस्वी की पार्टी का विजन और सोच है। ये लोग जनता को बरगला रहे हैं। जो व्यक्ति अपने रोजगार के लिए समाज के ताने बाने को तोड़ दें और युवाओं को पलायन के लिए विवश करे, अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का खेल खेलने में लगा रहे, रोजगार की बात करता है तो फिर लोगों को विश्वास नहीं होता है। इनका एक भी लक्षण रोजगार वाला नहीं है। जब पहले ये बताएं कि बिहार के उद्योग धंधे किसके कार्यकाल में बंद हुए, ये भी बता दें कि नए
उद्योग लगाने के लिए उनके पास क्या प्लान है। उन्हें दो दो बार मौका मिला लेकिन कुछ नहीं कर पाए। विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार का भविष्य बेहतर बनाना है तो फिर ऐसे लोगों से बिहार को मुक्ति दिलाना होगा। आरजेडी के भय के कारण बिहार में निवेश नहीं आ रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार से अब कोई भी उम्मीद बिहार की जनता को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बागेश्वर धाम के महाराज और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 25 जनवरी को महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे। 26 जनवरी को एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि हर मंदिर, मस्जिद और चर्च में रोज राष्ट्रगान होना चाहिए। अगर कोई धर्मस्थल राष्ट्रगान से मना करता है तो फिर ये पता चल जाएगा कि कौन राष्ट्रद्रोही है और कौन राष्ट्र प्रेम। वहीं पर उनसे सवाल किया है कि 26 जनवरी है, राष्ट्र को कल सवाल किया गया था कि आज 26 जनवरी है और राष्ट्र को जोड़ने के लिए संत समाज को क्या करना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि देश के हर मंदिर, मस्जिद और फिर चर्च में रोज राष्ट्रगान होना चाहिए। जब ये नियम लागू होगा तो फिर पता चल जाएगा कि कौन राष्ट्रद्रोही है और फिर कौन राष्ट्र प्रेम। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर सिमट करके रह गया। आए दिन शराब की खेप और फिर शराब के नशे में लोग पकड़े जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि शराबबंदी पूरी तरीके से लागू नहीं है। यह ताज़ा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां पर नशे की हालात में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को गिरफ्तार किया गया है। जब पुलिस मामले की जाँच में जुटी है, मामला जिले के रामपुर हरी थाना क्षेत्र का है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मामला जिले के रामपुर हरी थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि कल पूरे देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस मनाया गया। यह सरकारी से लेकर के प्राइवेट स्कूल और फिर कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ झंडा उत्तोलन किया गया। मीनापुर प्रखंड के धर्मपुर पूर्वी स्थित राजकीय मध्य स्कूल में झंडा उत्तोलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक संजय कुमार समय पर स्कूल पहुंच गए थे, लेकिन जब ध्वजारोहण का समय हुआ तब उन्हें बुलाया गया। उस दौरान वे लड़खड़ाते हुए पहुंचे। संजय कुमार ने झंडा फहराने में असमर्थता जताई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों को उन पर शक हुआ। इसी बीच किसी ने रामपुर हरी थाना अध्यक्ष को इस मामले की जानकारी दे दी, जिसके बाद रामपुर हरी थाना की पुलिस दल बल के साथ स्कूल पहुंचे। जब प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि संजय नशे की हालात में है, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर के थाना ले गया। वहीं पर ब्रेथ एनालाइजर से उनकी जांच की गई, जिसके बाद शराब पीने की पुष्टि की गई। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद चिराग पासवान का एक फोटो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में वे एक सफेद रंग की जैकेट पहने हुए खड़े हैं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। चिराग पासवान की ये फोटो स्विट्जरलैंड की है, जहां पर दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। ये जैकेट मॉन्क्लेर नाम की एक कंपनी का है। ये कंपनी हाई एंड और डिजाइनर अपैरल्स के लिए जानी जाती है। चिराग पासवान द्वारा इस कंपनी की जैकेट पहने जाने के बाद उस पर टैक्स पेयर्स के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। जहां माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर कई यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए की सैलरी वाला व्यक्ति 27,000 की जैकेट पहन करके घूम रहा है। जैकेट की असली कीमत कितनी है, इसके बारे में सही कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस तरीके के जैकेट की कीमत इंटरनेट पर अलग अलग दिख रही है। मॉन्क्लेर की खुद की वेबसाइट पर ये जैकेट नजर नहीं आ रही है। हालांकि गूगल लेंस से चिराग पासवान की जैकेट ढूंढने पर एक वेबसाइट जरूर मिलती है, जिसका नाम विंटेड है। इस वेबसाइट पर जैकेट की कीमत 700 यूरो है। अगर भारतीय करेंसी के हिसाब से, भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो इस जैकेट की कीमत 63,000 रुपए से अधिक है। लेकिन इसकी असली प्राइस क्या है, इस बारे में केडीबी लाइव पुष्टि नहीं करता है। दोस्तों, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की तुलना टीटी हरी पक्षी से की है। अखिलेश सिंह ने कहा कि जैसे टीटी हरी पक्षी को लगता है कि पूरा आसमान उसने ही उठा रखा है, वैसे ही कई नेताओं को लगता है कि उसने ही उनके ही बल पर पार्टी है। लेकिन हम रहे या ना रहे, कोई नेता रहे या ना रहे, कांग्रेस पार्टी रहेगी। अखिलेश सिंह ने कहा कि पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस और राजद के बीच कोई विवाद नहीं है, दोनों पार्टियां अगला विधानसभा चुनाव मिलकर के लड़ेंगी। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सीटों को लेकर भी कांग्रेस और फिर राजद के बीच कोई भी विवाद नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि किसे लगता था कि हम कांग्रेस के लिए 9 सीटें लेंगे, लेकिन हमें 9 सीटें मिली ना, उसी तरह अगले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जितनी सीटें चाहिए होगी हम ले लेंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हम सीटों की मांग संबंध के आधार पर करते हैं और फिर हमें पूरा भरोसा है कि हम इस बार भी संबंध के आधार पर ही सीटें ले लेंगे। अखिलेश सिंह ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को राहुल गांधी के पटना कार्यक्रम में आमंत्रित न किए जाने पर कहा कि मैंने उनकी पत्नी रंजीता रंजन को आमंत्रित किया था, लेकिन अभी पप्पू यादव ने सदाकत आश्रम में आकर के सदस्यता नहीं ली है, या फिर उन्हें आमंत्रित कैसे किया जा सकता है।
दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद आज उनका पूर्णिया दौरा रद्द कर दिया गया है। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार को कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेना था, जहां अस्वस्थ के कारण उस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल दलित टोला में झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल होते थे, वहां भी नहीं गए। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने के बाद उनकी प्रगति यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। जहाँ यानी कि आज 27 जनवरी को प्रगति यात्रा के दौरान पूर्णिया जाने वाले थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन इसी बीच सीएम नीतीश कुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई। सूत्रों के मुताबिक गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्दी लग गई है, या जिसके कारण उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। इसे देखते हुए उनकी प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। कैबिनेट विभाग की ओर से जारी सूचना के आधार अनुसार आज पूर्णिया में होने वाली सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। दोस्तों, बिहार सरकार अब सरकारी फाइलों के जल्द निपटारे के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस व्यवस्था करने वाली है। जैसे समाहरणालय से लेकर के अंचल कार्यालय तक की व्यवस्था अब पेपरलेस होगी। अब शिवहर के तमाम कार्यालयों की संचिकाएं कंप्यूटरीकृत होगी। आपको बता दें कि बिहार की सरकार ने इसके लिए अब ई ऑफिस की नई व्यवस्था दी है। 1 फरवरी से प्रदेश के यानी कि बिहार के सभी कार्यालयों में ई ऑफिस की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके लिए जिला से लेकर के अंचल तक के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिवहर में भी 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जैसे समाहरणालय अंतर्गत विभिन्न प्रशासकों, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड और फिर अंचलों में संचालित संचिका संधारण और फिर क्रियान्वयन को लेकर के ई ऑफिस परियोजना लागू की जा रही है। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा में कार्यकर्ता दर्शन सा संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एक लड़की उनके पास नौकरी मांगने के लिए पहुंच गई। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आप उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे तो सबका काम हो जाएगा। इस पूरे मामले पर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। राजद नेता कह रहे हैं कि युवाओं को तेजस्वी यादव पर भरोसा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राजद की संस्कृति लोगों को पलायन का मंत्र देती है। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राजद की संस्कृति लोगों को पलायन का मंत्र देती है। ये रोजगार छीनने और फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की उनकी दृष्टि और सोच है। जो व्यक्ति अपने रोजगार के लिए सामाजिक समरसता को बिगाड़ता है, समाज के ताने बाने को तोड़ता है, युवाओं को पलायन के लिए मजबूर करता है, अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का खेल खेलता है, जब वह रोजगार की बात करता है तो फिर लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं।